हेलो, वेलकम बैक। हाउ आर यू? केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम, उसके न्यूमेरिकल्स एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में देखा था और मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कि किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। आज हम लोग बेटा बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। होती क्या है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? पहले इसको समझ लेते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है? पावर कंसंट्रेशन चेंज, पावर कंसंट्रेशन चेंज। लेकिन अगर मैं कोई रिएक्शन लिख दूं और जैसे मैंने लिखा कि हमारे पास कोई ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ओके बेटा, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा के ए के पावर 0। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कंसंट्रेशन तो कम होगी, कंसंट्रेशन तो टाइम के अकॉर्डिंग कम होगी, लेकिन रेट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखना है? कंसंट्रेशन विल डिक्रीज बट change in rate approx 0। रेट का जो भाई, रेट को कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट को कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखना, यानी ये मत कह देना कि इसमें कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं होगा। आप ये कह सकते हो कि फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व नहीं होगा। कंसंट्रेशन अगर उसका कुछ बदल रहा है तो फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा बीच में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होगा। याद रखना, कंसंट्रेशन चेंज अलग होता है और कंसंट्रेशन अलग होता है। मैंने कहा किसी चीज में कंसंट्रेशन इस वैल्यू पर है और रिएक्शन चल रही है, फिर मैंने कहा उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो बड़ा याद रखना, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहे हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते समय ऑब्वियसली कंसंट्रेशन में बदलाव आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन और रिएक्शन की जो रेट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती है। लेकिन फिर भी हम जीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे कि कंसंट्रेशन विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, रेट का ग्राफ बनाएं और कंसंट्रेशन का, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहां पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक बात को दिमाग में उतार के चलिए कि कंसंट्रेशन कम होगी पर रेट को कोई असर नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन विल चेंज बट नो इफेक्ट ऑन रेट। प्लीज बी रिमेंबर, इस चीज को आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब जरा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थोड़ा हम लोग डेरिवेशन फाइंड कर लेते हैं। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, अब जरा इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। तो बड़ा ये तो हमें मालूम चल गया कि रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रेट के डिपेंड कर रही है पावर कंसंट्रेशन किसके ऊपर? ए के ऊपर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट बराबर के और पावर कंसंट्रेशन बच्चों 0। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ए का पावर 0 है, मतलब वैल्यू 1 है। तो आप एक बात बताइए, आपने लिखा ए से प्रोडक्ट बना, रेट ए, रेट बराबर के ए के पावर 0, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब अगर इसी रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस टाइम पर देख लें, किसी फिक्स टाइम पर देख लें, जैसे मैंने कहा कि किसी क्रिकेटर ने ओवर को डाला, मैच में ओवर को डाला, उसने ओवर डाले 6, 1 2 3 4 5 6 ओवर का मैच, 6 ओवर उसने फेंके। पहले ओवर में
मान के चलिए उसने 2 रन दिए, फिर 5 रन दिए, फिर 1 रन दिया, फिर 0 रन दिया, फिर 0 रन दिया, फिर 4 रन दिए। तो बेटा एक बात बताओ, इसने 5 + 2 7 8 9 10 11 12 6 ओवर में इसने 12 रन दिए। तो इसका एवरेज अगर अपन निकालें तो कितना हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 रन पर ओवर। ये तो क्या आ गया बेटा इसका एवरेज, कि इस बंदे ने हर ओवर में 2 रन के अप्रोक्स रन दिए हैं। लेकिन ये तो एवरेज वाली बात आ गई। अगर मैं बोलूं फिक्स्ड बताइए, फिक्स्ड बताइए यानी फिक्स्ड क्वांटिटी, तो फिक्स्ड क्वांटिटी तो क्या होगी कि ओवर लिख देंगे यहां पर, पहले ओवर में सर 2, दूसरे में 5, तीसरे में 1, फोर्थ में 0, 5 में 0, 6 में 4। तो ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई ना। और किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस बेस कहा जाता है केमिकल रिएक्शन के टर्म में। अगर मैं यहां पर एक रिएक्शन लिखूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब यार आप तो मैच खेल रहे थे, आपने तो यार 2 रन के हिसाब से, 2 रन पर ओवर के हिसाब से रन दिए, तो साथ में आप ये कह देंगे मेरे ये 2 ओवर भी तो देखो जिसमें मैंने 0-0 रन दिया, मैंने एक भी रन नहीं दिया, यानी आपकी यहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस भी तो थी। तो केमिकल रिएक्शन नॉर्मली एवरेज पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे बेटा, क्या बात करेंगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या अंतर है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज मैंने कहा कि एक रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बना और ए से प्रोडक्ट के बनने में उसका 10% कंसंट्रेशन 5 मिनट में चेंज हुआ। 5 मिनट में मान के चलो 50% प्रोडक्ट बन गया। लेकिन मैंने एक कंडीशन और बताई, मैंने कहा इसके थर्ड मिनट पर 45% प्रोडक्ट बन चुका था। प्रोडक्ट बन चुका था कितने पर, थर्ड मिनट पर। तो आप ये बताइए ये थर्ड मिनट क्या इंडिकेट कर रहा है, एक डेफिनेट टाइम, एक डेफिनेट कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड मिनट पर इसका 45 प्रोडक्ट बन चुका था। यानी बाकी जो 2 मिनट बचे अपने पास उसमें से 5% केवल बना। ये देखो टोटल 50% बनना था, 45% आपका 3 मिनट पर बन चुका था। अब आप कहेंगे सर 3 मिनट तक बन चुका था या 3 मिनट पर बन चुका था? तो मैं दोनों बातें कह सकता हूं। मैं क्या हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसी हो कि जैसी घड़ी की सुई 3 पर पहुंची और तुरंत जाकर के प्रोडक्ट बन जाए, 3 मिनट पूरे हुए और इमीडिएटली प्रोडक्ट बने, तो हम लिखेंगे एट थर्ड मिनट 45% प्रोडक्ट फॉर्म। या मैं ये कह सकता हूं कि ए से टी बराबर 0 यानी 1 सेकंड से 3 मिनट के बीच में 45% बना। तो बेटा ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, ये चीज हमें बच्चों एक फिक्स वैल्यू बता रही है कि इतने मिनट पर भैया इतना बना था, इतने सेकंड पर इतना बना था। और केमिकल काइनेटिक्स में हमें इसी पर ज्यादा बात करनी कि कोई केमिकल रिएक्शन, मैंने कहा कि 50% केमिकल रिएक्शन 2 मिनट में हो जाती है, 50% केमिकल रिएक्शन 2 मिनट में हो जाती है। तो वही पूरी रिएक्शन 85% कितने मिनट में होगी? बस यही केमिकल काइनेटिक्स है, यही केमिकल काइनेटिक्स है एग्जैक्टली। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, जो एक फिक्स टाइम बताती है, एक फिक्स चेंज बताती है। तो ये तो दोनों बातें बच्चों समझ में आई कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है और एवरेज रेट क्या होती है। तो इसके लिए एक मैंने लिखा रेट का फॉर्मूला R = K⁴ दूसरा में इसके लिए R का फॉर्मूला एक और होता है, रेट बराबर -K dx/dt। एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब यहां पर dx/dt में आप फिर इसको न लगाओ, आप केवल क्या लिख दो,
माइनस dx अपॉन dt। ध्यान रखना, क्यों मैंने कहा था बच्चों कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, माइनस में जाएगा, इसकी क्या होगी, इंक्रीज, प्लस में जाएगा। तो रेट रिएक्टेंट के माइनस dx अपॉन dt पर भी तो डिपेंड कर रहा है। अब आप ये बताओ, दोनों चीजें बराबर हैं, ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी रिएक्शन को अगर हम बराबर कर दें तो हम लिख सकते हैं माइनस dx या माइनस da, वॉटेवर जो भी आपको कहना है, इसको da अपॉन dt कह दो, इसको da अपॉन dt कह दो। माइनस da अपॉन dt इज इक्वल टू k a के पावर 0, ये भी तो लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। a का पावर 0 मतलब हम इसको 1 मान लेते हैं, तो माइनस da अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, k। इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटेड लॉ किसके रिस्पेक्ट में, मान के चलो इनिशियल टाइम आपके पास था 0 और बच्चों फाइनल टाइम आपके पास था t। एक बात, दूसरी बात, मान के चलो इनिशियल कंसंट्रेशन था A0, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा E। तो हम अगर इसमें इंटीग्रेशन ले लें तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट किया और इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, dA बराबर क्या किया, इंटीग्रेट किया माइनस k dt, इसको उस तरफ ले जाएंगे, यहां पर हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये भी तो लिख सकता हूं मैं, इसी को देख लो आप किसके रिस्पेक्ट में बेटा कर रहे हैं, यहां पर हो जाएगा a से A0 और t से 0, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये इंटीग्रेशन यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मैं उधर इसको सॉल्व कर देता हूं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये a ऊपर क्या है बेटा, a से A0, देखो इसको सॉल्व करो, a से A0 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आपको, बराबर क्या हो जाएगा, k d, यहां पर k और d, अब t यहां पर क्या आ जाएगा, आप भी मानते हो सीधा सीधा, क्योंकि t माइनस 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, t। अब बेटा यहां पर क्या करना है, इससे हमने इंटीग्रेशन को कैंसिल कर दिया, ये देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास बच गया बच्चों a के पावर a, और दोनों की लिमिट हमने बना दी, a से A0 k, और माइनस है यहां पर माइनस kt अपने पास बच्चों बन गया। तो कैन आई राइट लाइक दिस, a माइनस A0 बराबर माइनस kt एंड a इक्वल टू, आई कैन राइट a माइनस kt, ये लिख सकता हूं। तो ये बेटा हमारे पास डेरिवेशन बन गया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। किसका डेरिवेशन बन गया बच्चों, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये डेरिवेशन हमारे पास बन गया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। आगे बढ़े, चलिए अब आप इसमें हाफ लाइफ टाइम इसमें देखते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो कैसे हाफ लाइफ टाइम, इतना तो पहले आपको समझ में आ गया होगा, रेट के a के पावर 0 था, दूसरा फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू माइनस da अपॉन dt, इसी को हमने ऐसे लिखा माइनस da अपॉन dt इज इक्वल टू के a के पावर 0। फिर यहां पर da अपॉन dt बराबर k, ये 1 हो गया। फिर हमने इंटीग्रेशन ले लिया इसका, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, a से A0 या A0 और t से T0 या 0। तो यहां पर हो गया इंटीग्रेशन dA किसके रिस्पेक्ट में, a से A0 माइनस यहां पर भी कर दिया t से 0 के dt, d से ये कैंसिल, d से ये कैंसिल, यहां पर बच गया a के पावर में a नीचे A0 इज इक्वल टू k, और यहां पर क्या बच गया t।
अब आपने इसको सॉल्व किया तो यू कैन राइट इसको a माइनस ए जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी, तो a इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। यहां पर ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला हमारे पास है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब यहां पर ए क्या है? ए जीरो क्या है? ए जीरो है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, के क्या है? रेट कांस्टेंट, टी क्या है? टाइम। किसके लिए? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमने क्या करना है? इसी रिएक्शन का बच्चों हमें देखना है हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो जरा देखते हैं हाफ लाइफ टाइम इसी के लिए क्या होगा। आपको ये हमेशा याद करके रखना है, बहुत अच्छी तरह से याद करके रखना है। क्या याद रखना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आपको याद रखना है। अब फॉर दिस इक्वेशन हाफ लाइफ टाइम निकालो, हाफ लाइफ टाइम। तो बच्चों हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई सब्सटेंस अपने प्रीवियस सब्सटेंस का हाफ बचे, है ना? सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस सब्सटेंस, अपने प्रीवियस सब्सटेंस का हाफ बचे। तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए बेटा एक बात याद रखना है, जब टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, ये भी कह दो, और टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। तो बेटा आपको ये करना, तो ए की जगह लगाना पड़ेगा ए नॉट बाई टू, और टी की जगह लगाना पड़ेगा टी हाफ। अगर हम ये लगा दें बच्चों तो क्या मिलेगा? ए की जगह लगाया ए नॉट बाई टू बराबर ए नॉट माइनस के टी बाई टू, के टी वन बाई टू। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो के टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा? के टी हाफ इज इक्वल टू, कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए तो क्या मिलेगा? ए नॉट बाई टू, ठीक है? या फिर टी हाफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए नॉट बाई टू के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. This is the half life time of zero order of reaction. ठीक है? दिख रहा है नीचे तक स्क्रीन पर? बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम। अब जरा इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हम लोगों ने क्या देखा? ए बराबर क्या लिख सकते थे इसको? माइनस के टी प्लस ए नॉट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे अभी क्या लिखा था? ए बराबर ए नॉट बराबर ए, अभी फॉर्मूला आया था ना इससे पहले जो अपन ने फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, या ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए जीरो, ठीक है? लीनियर इक्वेशन बन रही है। y बराबर एम एक्स प्लस सी बन रहा है। यहां पर m किसके बराबर है? स्लोप। आप देख लीजिए किसके बराबर है? माइनस के।
यानी स्लोप जब -k के बराबर हो तो ग्राफ कैसे आता है? यहां पर आपको क्या लिखना? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन, और यहां पर आप क्या लिखेंगे? टाइम। तो इसका क्या है? देखो जो m मिल रहा है स्लोप वो -k, यानी माइनस के लिए ये ऐसे जाता है, कहीं ऐसे इंटरसेप्ट करेगा, ये यहां पर कहीं इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है ना, यहां पर करेगा, और इसका जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसके लिए स्लोप बराबर आपको पता होगा, स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। ये किसके बराबर है? -k के बराबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ग्राफ मिलेगा। अगर आपको ऐसा ग्राफ मिले तो आप समझ लीजिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है, लेकिन याद रखना इसमें लॉग नहीं लगाना है। दिस इज द डिफरेंस इन दिस एंड द लॉग। जो अपन लॉग लगाएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के में आ जाएगी। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट कर लीजिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ये। डन। अब एक चीज और, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है? लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन बड़ी बेहतरीन चीज है, बड़ी छोटी सी चीज बेटा। लाइफ टाइम होता क्या है? रिएक्शन लाइफ टाइम, जिसमें पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। टाइम इन विच या एट विच रिएक्शन कंप्लीट्स, वो टाइम जिसमें रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ए से प्रोडक्ट बनाया था, आप कहेंगे हाँ सर बनाया था। आपने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया था? ए नॉट लिया था ना, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितना लिया था? ए नॉट, ये तो एक फिक्स था। आपने इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना लिया था? ए। तो एक बात बताओ, अभी अपन ने एक इक्वेशन लिखी थी कौन सी? ए वाली, ए माइनस ए नॉट, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, एक ऐसा टाइम की बात कर रहे हैं बेटा जिसमें पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और अगर पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो ए बराबर A0 माइनस KT, यही लिया था, ए बराबर A0 माइनस KT। अब यहां पर पूरा ही प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट पूरा, तो ए कितना बचा फाइनल? तो कुछ आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो इसमें हम क्या करते हैं? इसको 0 A नॉट माइनस KT, ठीक है। तो KT इसको लिख दो LF, लाइफ टाइम के लिए। तो अगर हम यहां से TLF निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? A नॉट बाई TLF लाइफ टाइम, किसी भी रिएक्शन का लाइफ टाइम निकालेंगे तो TLF बराबर A नॉट बाई, क्योंकि रिएक्शन पूरी हो गई उसके बाद उसको आप नहीं आगे जाना है, ठीक है ना। सो ये रिलेशन आ गया हमारे पास लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसी में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एक बहुत सिंपल चीज, जैसे बेटा मैंने मान के चलो आपको बताया कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट हमारे पास 100 ग्राम, और इसी को लिख दो 100%, ठीक।
समय जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इसका आधा रहने में, यानी जब ये 50% कंप्लीट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? हाफ लाइफ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना निकाला था? A0/2k, यही तो हो गया हाफ लाइफ टाइम, इतना लगेगा। अगर मैंने कहा 50 से अब 0 हो जाए, यानी पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका प्रोडक्ट में, तो यहां से यहां तक जाने में फिर से लग गया A0/2k, फिर से उतना ही टाइम लग गया। उतना ही टाइम लग रहा कि नहीं लग रहा? अब मैं कहूं कि बेटा यहां से यहां तक जाने में, यानी एक बार में ही पूरी रिएक्शन अगर आपको कंप्लीट करनी है, तो एक बार में ही अगर पूरी रिएक्शन आपको करनी है तो A0/k नहीं हो जाएगा। पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने, यानी कंप्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन किन के बराबर है? इन दो के बराबर ही तो है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, 50% को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम बराबर T हाफ इक्वल्स टू A0/2k, फिर 50% से 0 होने में A0/2k, फिर हाफ लाइफ टाइम, यानी इन दोनों को जोड़ दिया तो फुल लाइफ टाइम मिल गया ना, फुल लाइफ टाइम मिल गया। और फुल लाइफ टाइम अभी हाल अपन ने क्या निकाला था बच्चों, याद करो, A0/k, इसी को निकाला था, TLF बराबर, यही था यहां पर मैं प्रूफ जो करना चाह रहा था। यानी जब 2 हाफ लाइफ टाइम को आप ऐड कर देंगे तो उससे बन जाता है फुल लाइफ टाइम, यानी किसी कंपाउंड के 100% को 50% बनने में हाफ लाइफ टाइम लगा, जिसको हमने A0/2k, जिसको अभी ड्राइव किया, फिर आधा और कंप्लीट होने में A0/2k लगा, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। या मैं कह दूं कि स्टार्टिंग से लास्ट तक जाने में कितना खर्च हुआ, आप कह देंगे सर इन दोनों का एडिशन मतलब फुल लाइफ टाइम बराबर A0/k, अभी हाल तो देखा था लाइफ टाइम। एक बात, दूसरी बात देखना बेटा, इसी रिएक्शन में अगर मान के चलो मैंने कहा कि इसी रिएक्शन में मैंने कहा 10% अपने पास कोई कंपाउंड था और 10 से या 100% था, 100 मान लेते हैं, 100 से बच्चों इसको 90 होने में, यानी कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? 10, इसको कितना टाइम लगा? T। तो 90 से 80 होने में भी T लगेगा, 80 से 70 होने में भी T लगेगा, 70 से 60 होने में भी T टाइम लगेगा, 60 से 50 होने में भी T टाइम लगेगा, 50 से 40 होने में भी T टाइम लगेगा। अब आप जोड़ो 1 2 3 4 5 6, है ना? तो मैं कह दूं कि 100 से 40% होने में कितना टाइम लगा? अरे भाई 60 टाइम लगा, 60, 60 वाला 60 नहीं, 60, 1 2 3 4 5 6, 60 टाइम लगा। क्लियर हो रहा ना? अगर मैं कहूं कि 100% रिएक्शन को अगर 10% के सेगमेंट पे चल रही है, क्योंकि 10% पर उसको लग रहा है T टाइम, तो अगले 10% पर फिर T लगेगा, फिर अगले 10% पर T लगेगा, फिर अगले 10% पर, तो मैंने कहा 100% से भैया बच्चों 100% से उस रिएक्शन को 40% पहुंचने में कितना टाइम लगा? सर 6 × T टाइम के बराबर लगा। क्लियर हो रही ना बात? तो इसी से हम कुछ चीजों को निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में। वेरी सिंपल है बेटा। अब देखो, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल को हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक है भैया देसी तरीका और एक है केमिकल तरीका। विदेशी नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री भी इंडियन ही है। तो एक सिंपल तरीका देखो, सिंपल तरीका देखो, और एक क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। अ कंपाउंड ए कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स। कंपाउंड ए रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है बाय जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के थ्रू चल रहा है। ठीक है। इफ एट टाइम, अगर मान के चलो आपके पास दे दिया 50% कंप्लीटिंग इन 2 मिनट्स। इफ रिएक्शन 50% कंप्लीटिंग
इन 2 मिनट। वो रिएक्शन 50% 2 मिनट में कंप्लीट हो रही है। तो what time will consume to complete that reaction 85%। तो यहां एक यूनिटरी मेथड अपन बच्चों लगा सकते हैं। कैसा यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एक यहां लिखता हूं, एक यहां। पहला तो है इसका बाय यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम लगा सकते हैं कि बेटा 50% रिएक्शन हो रही है 2 मिनट में, तो 1% रिएक्शन होगी 2/50 मिनट में, तो 85% रिएक्शन होगी 2/50 इंटू 85। लगभग कैलकुलेट करके देख लो तो कितना आएगा इसका आंसर? आना चाहिए लगभग 3.4 मिनट। ये आंसर आ गया इतने में। ये तो हो गया यूनिटरी मेथड। इसका जीरो ऑर्डर मेथड, जीरो ऑर्डर मेथड, ये दूसरा मेथड है। एक मेथड हमने बच्चों ये बताया, एक मेथड आपको ये बताता हूं। बेटा इसमें आपको ये भी बिल्कुल सिंपल है। कैसे? आपको मालूम है कि ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए से प्रोडक्ट। अब आप बताओ, आपने अभी फॉर्मूला देखा था ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आपने फॉर्मूला देखा था। तो मुझे बताओ यहां पर t बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसको t इधर लाओ तो ए नॉट माइनस ए अपॉन के हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बस इसमें ये देख लीजिए कि है कौन कितना परसेंट है। तो आप इसमें रख दीजिए t कितने मिनट लगा रहा है? 2 मिनट। 2 मिनट। A0 माइनस ए इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों मान लो 100, इसके ए नॉट मान लो कितना था? 100 माइनस कितने परसेंट हो रहा? 50 अपॉन क्या हो गया? के। तो इसमें कितना बच गया? यहां पर ही लिख दे रहा हूं, यहां पर हो गया 2 बराबर 50 अपॉन के। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिख रहा है पूरा पीछे से नीचे तक आ पाएगा? नहीं तो दूसरी लाइन पर ले जाऊं, आ जाएगा आराम से। ठीक है, 50 अपॉन के। अब बेटा वो कह रहा है कि इसी रिएक्शन के 85% होने में कितना टाइम लगेगा। तो 85% के लिए भी यही फॉर्मूला लिख दो पहले, लेकिन क्या लिख दो? t बराबर टोटल कितना? 100। कितना कंप्लीट हो गया? 85%। 100 माइनस 85 कितना बचा? 15। कितना? अपॉन के। वही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, याद रखना। यानी ये हो गया t इज इक्वल टू 85 अपॉन के। इक्वेशन नंबर 2 बना दो। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? t निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई 1। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? आप देख लीजिए यहां पर मैं यहां से ये यहां पर कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो बेटा आपने पहले क्या लिखा था? अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? t अपॉन 2 हो जाएगा। ये t है, ये 2 है। t अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा? 85 अपॉन के। नीचे क्या हो जाएगा? 50 अपॉन के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा? t अपॉन 2 इज इक्वल टू, बच्चों क्या बच गया? 85 अपॉन 50, या t बराबर सीधे निकाल लो ना, t बराबर 85 इंटू 2 अपॉन 50 इज इक्वल टू 3.4 मिनट। वही यहां से आ गया और वही यहां से आ गया। दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड वे। और आप अगर इससे सीखते हैं तो मैं मानता हूं इट इज फार बेटर देन दिस। बात यही
चाहे यहां से सीखो चाहे यहां से सीखो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलो अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तो लिखना पड़ेगा आपको, ये ईयरली क्वेश्चन है, ठीक है, रफ कर दूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं कुछ सवाल, उनको कर लेते हैं। अभी ये जीरो ऑर्डर पे ही अपन लोग टिके हैं, चिंता मत करना, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन है कि इन और रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसको कितना है 100, और प्रोडक्ट यानी कितना बचा 50 बचा, क्लियर। तो आप ये बताइए इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में मैं आपसे अगर कह दूं कि व्हाट टाइम विल, इसमें लगता है 3 मिनट, 3 मिनट, तो व्हाट टाइम विल कंज्यूम्ड टू कंप्लीट 92.8% रिएक्शन। 100% से 50% के बनने में 3 मिनट लगा, यानी 50% बनने में लगा 3 मिनट, तो 1% बनने में कितना लगेगा 3/50, तो 92.8% बनने में लगेगा 3/50 इंटू 92.8% बराबर आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरे में भी कर सकते हैं, तो भी आंसर हमें मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन। ओके, नोट करें क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन इन विच ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बाय जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टेक्स टाइम 2 मिनट, लगभग मिलता जुलता सवाल है, 2 मिनट फॉर 50%, फॉर ये तो आप कर ही लोगे 50%, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड कितना कंप्लीट होने में, टू कंप्लीट 44 कितना है 44.21%। कर लोगे बेटा, कर लोगे ना, ये आपको वैसे कर सकते हो। इसमें क्या है, ए नॉट कितना मान लो 100, ठीक है, ए बराबर कितना मान लो 100 माइनस कितना होना है 44.21, इतने होने के लिए, यानी 55 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 9। आप अपने हिसाब से कर लेना, डिजिट ऊपर नीचे हो रही हो तो टी बराबर क्या होता है ए नॉट माइनस ए अपॉन के, यही तो होता है। इसमें वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी ए नॉट 100 माइनस 44.21 अपॉन के, टी बराबर, तो टी बराबर कितना होगा, माइनस कर लीजिए 55.9 अपॉन के। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 निकालना है आपको। इससे पहले वाली मैं यहां लिख दे रहा हूं 44.21, इससे पहले मैं यहां लिख रही है, मैंने सेकंड को किया है, याद रखना ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, फर्स्ट नहीं तो आप सोचो सर ये कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट लगता है कितने को कंप्लीट होने में, 100 माइनस 50 अपॉन के, इक्वेशन 1 बनेगी यहां से, तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 50 अपॉन के, ये इक्वेशन 1 है। याद रखना पहले मैंने 2 को लिखा फिर मैंने 1 को लिखा।
अब क्या कर दो, इसके बाद क्या कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर 2 को डिवाइडेड बाई 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास, अब आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो 44 जो भी आपके पास आ रहा है आप अपने हिसाब से देख लेना कितना बचा, उसके अपॉन सॉल्व करके आप यहां पर टी की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताइए कितनी हो रही है। आंसर आपका जल्दी से आ जाना चाहिए। ओके, डिवाइड करके आंसर निकाल दीजिए फटाफट, वेरी सिंपल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। एक रिएक्शन फटाफट नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, रिएक्शन A is giving product in which 30% is completing in 4 minutes. In 4 minutes, what time will be consumed to complete 57% of the reaction? 57% of the reaction, ठीक है। फिर लिखिए एक और क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 20% is 40 minutes. 40% completion in 80 minutes. 40% completion in 80 minutes. Find order of reaction and rate of reaction. Find order of reaction and rate of reaction. ठीक है, क्या था, फॉर अ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड, फॉर अ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड दिया है अपन को कितना, फॉर 20% कंप्लीशन, फॉर 20% कंप्लीशन कितना दिया है, इज 40 मिनट, is 40 minutes, and 40% completion, 40% completion is टाइम दिया है बेटा 80 मिनट, 80 मिनट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये बताना है आपको। तो बेटा आप एक बात बताओ, A बराबर A0 माइनस KT पता है अपन, तो 20% कंप्लीशन, ठीक, अगर हमारे पास A0 बराबर 100 है तो A बराबर कितना बचेगा 80, क्योंकि 20% कंप्लीट हो चुकी है इस रिएक्शन। तो हम इसमें अगर वैल्यू लगा दें A बराबर A0 माइनस KT तो कितना आ जाएगा, जरा लगा दीजिए, कितने से कितने परसेंट हो गया, लगा दीजिए जरा आंसर, और आंसर निकाल के मुझे फटाफट बताइए। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, 40% कंप्लीशन, 40% कंप्लीशन, तो A0 बराबर क्या मान लीजिए 100, 40% हो गया तो A बराबर कितना बचा, A बराबर बच्चों 60, ठीक है। तो A बराबर A0 माइनस KT, ये इसके लिए और ये इसके लिए, दोनों के लिए। अब इसके लिए निकाल सकते हो और इसके लिए निकाल सकते हो, तो दोनों के लिए निकाल दो फटाफट, कितना आया जल्दी से करके बताओ, जल्दी से निकाल के बताओ। इसके लिए रख दो जरा, A कितना है बेटा 80 बराबर A0 कितना है 100 माइनस K
टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट इंटू 40, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा 40 के इक्वल्स टू उधर ले जाओ तो कितना बचेगा 100 माइनस 80, तो 40 के बराबर 100 में से 80 20, तो के बराबर कितना बच गया, वेरी सिंपल 20/40, तो बराबर कितना आ गया 1/2। के की वैल्यू आ गई 1/2। एक चीज अब जरा बेटा इसमें निकाल के देखो, इसमें 60 100 के टाइम कितना लगा था, टाइम 40 मिनट से 80 मिनट ये लगा था। तो भैया क्या कर दो, 80 के बराबर 100 माइनस 60, 80 के बराबर 40, तो के बराबर 80/40, ठीक है, अरे सॉरी 40/80 बराबर 1/2। ओहो मजेदार बात, इसका के भी 1/2, इसका के भी 1/2, दोनों का के 1/2 आ रहा। बेटा एक बात याद रखना, अगर दोनों इस तरह के क्वेश्चन में के बिल्कुल बराबर आ जाए तो समझ लेना जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ के for two reactions is same, that will be zero order of reaction। ये आ गया हमारे पास, यानी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर। अगर ये बराबर नहीं आता तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होती, याद रखना। फिर कोई और होती तो उसको अभी अपन पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से पता चल गया। दूसरा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो क्या के आ तो गया 0.5, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2 और 0.5। अब रेट ऑफ रिएक्शन 0.5 मोल पर लीटर पर मिनट, यूनिट तो पता ही है जीरो ऑर्डर का, मोल। अब कैसे निकालते हैं इसके ऑर्डर, इसके सारे यूनिट्स मैंने आपको बताए थे, आपको याद रखना है। जैसे इसका है मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ये ध्यान रखना है, इसकी यूनिट्स है। क्लियर हो गया, नोट कर लो जल्दी से फटाफट। डन, रफ कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई साहब, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ो और पहुंच जाइए। अब ये तो था अपने पास बेटा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, जितनी इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उतनी ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि जीरो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आया, आईआईटी में आया, जेई में आया। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आईआईटी जेई तो उनके मुंह पे रखा रहता है आया। अरे क्या कंसंट्रेशन दिलाना चाहेगा? मैं कहता हूं बच्चे को एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, वो कहेगा आया। अगर ऐसा सवाल आईआईटी में आया तो कर लोगे? यस सर कर लेंगे, बस दैट्स इनफ। ये उसके लिए सबसे अच्छा है। डराने के लिए ये आईआईटी में आया था, ये उसमें आया था, ये फलाना ये ढिमका, क्या बकवास करते रहते यूट्यूबर्स। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में है।
ये सवाल आपको आया, बच्चा बोलेगा यस सर आया, दैट्स ऑल। फिर जब वो प्रैक्टिस करेगा तो वो खुद देख लेगा, महोदय आपको बताने की जरूरत क्या है कि तब आया था, ये आया था, नहीं भी आया था तो भी बक देते हैं ये आया था। कुछ लोग तो केवल चिल्लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मर जाएंगे जैसे जान निकल जाएगी उनकी बोलते बोलते, इतना इंपॉर्टेंट है। जस्ट नॉनसेंस। जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है उसको एकदम तवज्जो देने की जरूरत क्या है? सब बच्चों को जानते हैं, वो उन्हें पढ़ना है, ये उन्हें तैयार करना है। ये है वो है, आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, बकवास। सिर्फ इतना याद रखो कि जो हमारे सिलेबस में वो हमें आता है कि नहीं आता, दैट्स ऑल। जब हम उन चीजों को सामने फेस करेंगे या जब हम उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये हमें आता है, ऐसे ऐसे सॉल्व करते, खत्म। हुआ मत बनाओ किसी चीज को। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है आर के इसके पावर कंसंट्रेशन 1 पर, यानी इसका पावर कंसंट्रेशन 1 रहेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? रेट, और दूसरी तरफ आप ले लीजिए इसका कंसंट्रेशन, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा, ये रेट, ये कंसंट्रेशन। याद रखना इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी पहले वाले में अपन ने क्या पढ़ा था कि कंसंट्रेशन से रेट को कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट वाले में पढ़ा था। यहां पर लेना देना, क्योंकि आप देख रहे हो पावर कंसंट्रेशन बच्चों 0 नहीं है, पावर कंसंट्रेशन 1 है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया, यहां पर रेट हो गई। यानी आप देख लीजिए इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है। तो बेटा चलो जरा अपन देख लेते हैं, और जब इसका डेरिवेशन अपन निकाल लेंगे तो ये और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। बच्चों एक बात बताइए, ए से क्या बनता है? प्रोडक्ट, ठीक। यहां पर अपन ने ये देखा कि R बराबर क्या है? A के पावर कंसंट्रेशन 1। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस के लिए R क्या होता है बेटा? R स्मॉल कर दो बच्चों, R स्मॉल स्मॉल स्मॉल। R बराबर इंस्टेंटेनियस रेट अपन ने पढ़ा था dA अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस रेट 0 ऑर्डर में भी तो बताया था अभी आपको। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो माइनस dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? के ए के पावर 1। इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात बताओ, माइनस डी अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर 1 अपन ने कर दिया, तो क्या इसको अपन थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ए को इधर लाऊं मैं, माइनस डी ए अपॉन ए कर दो, इधर ले आया, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के डी टी। ये हो जाएगा। ए को जरूर ब्रैकेट में लिखना है, देखो यहां मैंने हटा दिया ब्रैकेट, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इतना ध्यान रखना। अब इसको अपन लोग क्या करते थे? इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करते थे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसी का अपन को इंटीग्रेशन कर देना है। तो आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में? वही जो मैंने बताया था, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ए, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम टी। इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। तो बेटा इसके, अब इसको यहां से हटा दो, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा? ऊपर की तरफ यहां कर दो बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है तो आपने लिखा इंटीग्रेशन ए से ए नॉट के रिस्पेक्ट में यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन ए
देखो इसके बड़े डी ए अपॉन ए बराबर माइनस इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहां पर भी क्या हो जाएगा टी और यहां पर टी जीरो, या फिर अकेला आप जीरो लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख दूं यहां पर जीरो, यहां बचा वहां पर देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्या बचा के डी टी, के डी टी ये बचा। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इन दोनों के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है, इसके इंटीग्रेशन में लॉग लगा देना है आपको। तो ये बचेगा आपको लॉग ई लिखते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट लगा के ए से ए नॉट। मैथमेटिक्स जो लिए होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, और बायो वालों के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। इसमें लॉग ई लगता है, बाद में इसको हम लॉग 10 भी कर देंगे। बराबर क्या हो जाएगा के ब्रैकेट में टी, टी से जीरो। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। अब बेटा ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो लॉग बेस में यहां पर ई आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा ए माइनस, इसको सॉल्व किया तो ए माइनस क्या हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए नॉट हो जाएगा। क्लियर, बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा, बराबर के टी। आप देखो इतना। अब यहां पर एक बात याद रखना है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ऐसे कर दूं। ओके, अब बेटा लॉग ई को हम लोगों के मुंह पर एक चीज चढ़ी रहती है लॉग 10, तो लॉग ई को बेस में 10 लाना होता है यहां पर। तो आपको मालूम है जब लॉग ई को लॉग बेस 10 में बदलते हैं तो किससे डिवाइड किया, किससे करते हैं अपन लोग मल्टीप्लाई 2.303। तो इसको लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, ऊपर क्या पहुंच गया ए माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 लॉग 10 ए नॉट। क्लियर हो गया बेटा, बराबर क्या हो जाएगा के टी माइनस में, ये माइनस में चल रहा था बेटा, ये पूरा का पूरा माइनस में चल रहा था, साइन नहीं लगा पाया था, कोई बात नहीं, ये माइनस था। अब अपन क्या करें बेटा, इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करा दो, डिवाइडिंग बाई 2.303। अगर बेटा 2.303 से डिवाइड करा दिया तो क्या मिल जाएगा लॉग 10 ए माइनस लॉग बेस 10 ए। ठीक है, बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303। डिवाइड कराया ना, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 2.303 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक डेरिवेशन बन गया। अब बेटा एक बात और देखना, अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को लॉग 10 लिखा, ए यहां पर लिखा, अगर हम बेटा इसको इस तरफ निकाल लें, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, लॉग बदल दें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने कहा इसको बदल दें, लॉग 10 ए को अपन इधर जैसे अपन ने ये लिखा लॉग 10 ए नॉट है ये। ठीक है, तो कैन वी राइट लाइक दिस, इसी इक्वेशन को log 10 a नॉट माइनस log 10 a, पलट दिया उसी चीज को, बराबर के टी, ये प्लस में हो जाएगा अपॉन 2.303। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, log 10 इसी को कॉमन ले लो, तो log 10 को आपने यहां पर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो a नॉट अपॉन ए। आप देख लो log a माइनस log b, log a अपॉन ये, तो बराबर क्या हो जाएगा के टी अपॉन 2.303। ये हो जाएगा कि नहीं, या इसी को आप लिख सकते हो, बस देख लो नीचे आ रहा है कि नहीं, नहीं तो मेरा लिखना बेकार हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा करते रहूं नीचे की तरफ, और इसी को आप बेटा क्या लिख सकते हो, उसी फाइनल इक्वेशन को t इक्वल्स टू, अगर अपन को इसी फाइनल इक्वेशन टू इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.303 अपॉन
के, ठीक है, log 10 ए नॉट अपॉन ए। तो ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास बनी, ये फाइनल इक्वेशन आ गई। कौन सी फाइनल इक्वेशन आ गई? रेड मार्कर से उसको हाईलाइट कर देना, ये वाली इक्वेशन। तो बेटा आपको केवल ये इक्वेशन याद रखना, आपको याद रखना है, यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में क्या बना? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए। नोट कर लीजिए, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा समझ लो, ये ए क्या है? ये रिमेनिंग कंपाउंड, रिमेनिंग कंपाउंड, और ये क्या था? इनिशियल कंपाउंड था। ठीक है, फिर चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं। ओके, राइट, वेरी गुड। अरे बहुत बढ़िया आ रहा, ऊपर भी आ गया और नीचे से भी ठीक है, थोड़ा सा चेंज, वेरी गुड। सो नोट कर लीजिए, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको याद करना है अपन को। क्लियर हो गया? एक बार और ध्यान से आप इसको देख के और लिखना है, आपको याद करना है इसको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ और सीखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है। सो देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी ग्राफ के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैं दोनों को एक चीज समझा रहा हूं, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आ जाए, किसका? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और अगर यहां पर लिखा हो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ कभी भी पूछा जाए तो याद रखना, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, और अगर केवल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कभी पूछा जाए तो दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लॉग के साथ तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विदाउट लॉग के साथ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बनेगा बेटा इसका ग्राफ? आप देखिए इसका ग्राफ। तो एक चीज को थोड़ा सा पहले समझना होगा हमें, अपन ने क्या पढ़ा था? log 10a बराबर क्या पढ़ा था? माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस लॉग, वो जो अपन ने इक्वेशन बनाई थी ना, उसी की ए नॉट, ये पढ़ा था अपन ने अभी इससे पहले वाली इक्वेशन। अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर mx प्लस सी। आप देख लीजिए, अब mx यहां पर किसके बराबर आ रही है? देखो, ये देखो, ये देखो, आ रही है ना, यानी t किसके बराबर जा रहा है? x के स्लोप पर जा रहा है ना। तो याद रखना, इसमें हमें जो स्लोप का ग्राफ होता है वो माइनस के बराबर है, यानी ये तो समझ में आ गया कि इसका ग्राफ सर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कहीं बाई पॉइंट्स, ठीक है, ये लॉग ले लीजिए आप, कितना e का, किसके वर्सेस बनाना है? टाइम t ले लीजिए। तो यहां पर ये जो हाइट आई यहां से यहां तक, ये क्या है? यहां से यहां तक एक log 10 a नॉट, ये हाइट ये है, ये तो आपको पता है, ये थीटा बनेगा, ये 10 थीटा। ठीक है, ये स्लोप है, स्लोप बराबर 10 थीटा। क्लियर हो जाएगा? ये किसके बराबर? माइनस के अपॉन 2.303, इसके बराबर है।
तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है हर हाल में, ठीक। सो बेटा ये चीज आज हम लोगों ने डिस्कस की, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बहुत न्यूमेरिकल अच्छे वाले, प्लस जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली केमिकल काइनेटिक्स को ओवर करेंगे। एक बात याद रखना, ये सोच के नहीं पढ़ना है कि ये सवाल आईआईटी में आया था, ये सवाल नीट में आया था, ये प्लीज ये सोच के पढ़ना है कि हमने जो पढ़ा वो हमें तैयार है या नहीं। अपने आप अगर बेटा आपको हथियार चलाना आता है, अगर हम आपसे कह दें कि ये जो मिसाइल आ रही है ना, ये मिसाइल 1975 में भी आई थी, ये मूर्खता की बात नहीं हो गई। 1975 में भी मिसाइल आई थी। अरे यार तुम उस मिसाइल के अगेंस्ट जानते हो, उस मिसाइल को रोकना जानते हो कि नहीं, या उस मिसाइल को ऊपर ही डिफ्यूज करना जानते हो कि नहीं, नहीं तो मारे जाओगे। तो ये डर बैठाने के लिए कि ये मिसाइल आई थी, वो मिसाइल आई थी, पहले अपनी ताकत को बढ़ा लो, उसके बाद युद्ध भूमि में जाओ, लड़ने जाओ। अपने आप हर एक वेपन्स का विरोध कर पाएंगे, हर एक वेपन्स का जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10th के लिए देखते रहिए, कीप इट अप। थैंक यू।